नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मेघना शर्मा है और मैं राजस्थान में बीकानेर स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ और उसके साथ ही संभालती हूँ निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अलावा मीडिया प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार भी मेरे हिस्से में है। ये सभी काम करते हुए जब आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ तो आज सोचा क्यों ना कुछ दिल की बातें आपके साथ शेयर कर ली जाएं। लिखना मैंने जब शुरू किया तो वो वक्त था 97 का। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी उस समय और लिखती तो स्कूल टाइम से ही थी, लेकिन जिसे मैं कहूँ कि मैं उतरी लेखन में पूर्ण रूप से, और मैं समझती हूँ कि मैंने परिपक्व होकर लेखन को समझा और तब मैं जब उसमें डूब कर उतरी तो वो 97 का पीरियड था। हालांकि प्रकाशन में देरी हुई, काफ़ी लंबे अरसे के बाद वो रचनाएं प्रकाशित होकर के लोगों के सामने आई। अपने आप में जो अनुभूत व्यक्ति करता है, जो महसूस करती हूँ मैं, उसे मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। कई बार मुझसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि आपने अपनी पीड़ा को बयां किया, आपने अपनी मनस्थिति को बयान किया, इससे संदेश क्या जाता है समाज को? तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ समाज संदेश देने के लिहाज से नहीं लिखते। स्वानुभूत पीड़ा को जब हम कागज पर कलम के माध्यम से उतारते हैं तो अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। तो मेरे लिए लेखन वही है कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जब मैं अपने मन में कुलबुलाते हुए शब्दों को, मेरे मस्तिष्क में गुनगुनाते हुए गीतों को या किसी भी प्रकार की भावनाओं को उंडेलती हूँ स्याही के रूप में, कलम के माध्यम से, अक्षरों के रूप में, और जब वो मेरे सामने आता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे एक स्त्री प्रसव पीड़ा से बीती है, और जब कहते हैं ना कि जब बच्चा हाथ में आता है तो स्त्री अपनी उस पीड़ा को भूल जाती है, तो बिल्कुल वही स्थिति होती है लेखन में मेरे साथ कि जब मैं एक रचना को सृजित करती हूँ, लिखती हूँ, तो वो मुझे उस प्रकार का आनंद देता है। संगीत भी अब अगर चूज करने के लिए कहा जाए कि आपको संगीत पसंद है या लेखन पसंद है, तो आप प्राथमिकता पर किसी को नहीं, क्योंकि आपको किसी समय संगीत की आवश्यकता होती है। तो संगीत भी मेरे लिए उस अमृत के समान है जिसके बिना भी मैं नहीं समझती कि ये जीवन पूर्ण हो सकता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे जो लगाव है संगीत से, मेरे पिता बचपन में स्वर्गीय मुकेश चंद जी माथुर साहब की आवाज़ को बहुत पसंद किया करते थे, और वो जब सुनाते थे गीत मुझे, पुरानी फिल्मों के, राज कपूर अभिनीत फिल्मों के गीत जब वो गाते थे, जब वो सुनाते थे, तो आज चूंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आज उनका गला उस स्थिति में नहीं है कि वो गा सकें, लेकिन जब मैं छोटी थी तब वो गीत गुनगुनाते थे, तो तब से संगीत के प्रति एक ललक मेरे मन में पैदा हुई। उस समय कैसेट्स का दौर था। जब हम छोटे थे तो कैसेट्स चला करती थी, टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, बैटरीज से भी चलते थे टेप रिकॉर्डर्स, तो बैटरीज पूरी खत्म ना हो जाने तक हम बार बार फॉरवर्ड करके, रिवाइंड करके गीतों को सुना करते थे। तो वो संगीत का दौर मुझे याद है, और संगीत में अभिरुचि बचपन से पैदा हुई, क्योंकि कहते हैं ना संगीत में तो वो जादू होता है कि एक एक पौधे में, एक गमले में एक पौधा लगा दीजिए आप, और उसे एक ऐसे कमरे में रखिए जहां लगातार संगीत बजता हो, चाहे धार्मिक संगीत हो, चाहे वो रोमांटिक संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, और एक गमले को आप ऐसे रूम में रखिए जहां कुछ भी नहीं है, संगीत नहीं है। हम संगीत की बात कर रहे हैं तो जहां संगीत, तो आप दोनों में जब तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस गमले को हमने उस कमरे में रखा जहां संगीत बजता रहा है, उसकी प्रोग्रेस
उस गमले के मुताबिक जो बिना संगीत वाले कमरे में रखी हुई थी उससे कहीं गुना बेहतर थी। तो संगीत तो एक ऐसी चीज है कि जिसको प्रकृति का हर प्राणी, प्रकृति की वनस्पति तक महसूस कर सकती है। तो आप और हम तो मनुष्य की योनि में पैदा हुए हैं, तो संगीत का जो असर है वो निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तरीय एक जीवन में मेरे रहा है। और मैं खुद भी कुछ गुनगुना लेती हूँ कभी कभार। बाथरूम सिंगर आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि रियाज नहीं है, तो जिसको रियाज नहीं है मैं मानती हूँ कि वो बाथरूम सिंगर ही है। लेकिन गीत गुनगुनाते हुए, गीत सुनते हुए मैं अक्सर, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होती हूँ, तो अक्सर मेरे फ़ोन पर स्पॉटिफाई ऐप्स चलते रहते हैं, या यूट्यूब ऐप्स, आजकल कई तरह के ऐप्स आ गए हैं, एफएम आ गए हैं। तो संगीत सुनते सुनते मैं काम करती हूँ, और मुझे लगता है कि एक रिदम आपके काम में, एक जीवन में रिदम को लेके आता है संगीत। अब सवाल ये पूछा जाए कि प्राथमिकता अध्ययन है या कला क्षेत्र, तो प्राथमिकता वही बात है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देना बहुत मुश्किल होता है। प्राथमिकता दोनों की ही है, बराबर है। किस समय क्या करना है, ये हम पर निर्भर करता है। तो अध्ययन हम जब तक नहीं करेंगे तब तक, चूंकि मेरा पेशा है अध्यापन, तो अध्यापन करने के लिए, शोध करने के लिए हमें अध्ययन करना आवश्यक है। तो अध्ययन ज़रूरी है, मैं करती हूँ। और कला के प्रति रुचि, तो कला में संगीत भी शामिल है, कला में सृजन भी शामिल है, कला में गीत गाना भी शामिल है, कला में नृत्य भी शामिल है। नृत्य में हालांकि मैं पारंगत अपने आप को नहीं कहूँगी, लेकिन संगीत सुनना एक कला है, लिखना एक कला है। मंच संचालन से मैं लगभग 2.5 दशकों से, पिछले 25 से 30 वर्षों से मैं ये मेरी हॉबी है मंच संचालन, ये करती आ रही हूँ। और आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी में भी अक्सर मेरी ड्यूटी मंच संचालन में ही लगती है, तो बड़े शौक के साथ मैं उस काम को करती हूँ। एक तो हम ड्यूटी मानकर किसी काम को करें, और जब उसमें हॉबी भी शामिल हो जाती है तो उसमें हम बेहतरी के लगातार प्रयास करते हैं। तो अध्ययन और कला, इन दोनों चीजों को हम जोड़कर अगर देखते हैं तो दोनों ही शोध मांगते हैं। कला में भी हम जितना डूबेंगे तो उसकी जितनी हम ज्यादा अनुभूति करेंगे वो अपने आप में शोध होगा। और अध्ययन, जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे उतना ही परिपक्व हम अपने आप को पाएंगे, विद्यार्थियों के सामने उतनी ही दृढ़ता से खड़े हो पाएंगे और अपनी बात को उन तक पहुंचा पाएंगे। हालांकि आजकल क्लासरूम टीचिंग बहुत न्यून होती जा रही है। बच्चे आजकल ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सामग्री को तलाशने लगे हैं और बुक्स से दूर होते जा रहे हैं। तो ये पीड़ा भी पहुंचाता है, काफ़ी हद तक तकलीफ होती है इस बात को देखकर। मैं अपने विद्यार्थियों से बात करती हूँ कि आप पुस्तकों को देखें, पुस्तकों को पढ़ें। ई बुक्स का दौर ज़रूर है इस बार। जिस तरह से कह सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ई बुक्स को ख़रीदा गया है कि बच्चे चूंकि मोबाइल को दिन भर अपने हाथ में रखते हैं, तो यदि हम ई बुक्स उन तक पहुंचा सकें तो हम कोशिश करते हैं कि इसके माध्यम से अध्ययन करवा सकें, अध्यापन करवा सकें। यदि बच्चा क्लास में नहीं भी आता तो किताब हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में, पहले कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं हुआ करती थी, यदि हमें किसी से कुछ लेना भी होता था तो हमें उसे लिखना होता था, हम किसी की कॉपी ले आते थे। मुझे ध्यान आता है कभी हम छुट्टी पे हैं, कोई नोट्स मिस हो गए, तो हम किसी से, अपनी सहेली से, अपनी सखी से, अपने क्लासमेट से लेकर के आते थे और फिर उसे नोट करते थे। वो दौर नहीं, इतना जेरोक्स का भी ज़माना नहीं था। मैं आपको बताऊं हमारे समय में कि जाके फोटोस्टेट करवा लिया हमने, रजिस्टर की रजिस्टर। आज छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को आज मैं देखती हूँ, मेरा अपना बच्चा भी उसमें शामिल करूंगी मैं, कि आज दौर ही ऐसा हो गया है कि बड़ा आसान हो गया है कि फोटोस्टेट मशीन पर गए और 500 पेज एक साथ फोटोकॉपी होकर। उस समय में, हमारे समय में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो लिखने की आदत थी। और आप देखेंगे कि जो पुराने समय के व्यक्ति हैं, पुराने जो लोग हैं, पुरानी जनरेशन, मैं तो अपने आप को भी पुरानी जनरेशन में ही मानती हूँ, आपको सच बताऊं, इसलिए क्योंकि जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स जैसी मजबूत परवरिश हम लोगों को दी गई थी, वो अब तक हम उनसे उनसे परे नहीं जा पाए हैं। उन्हें बंधन समझकर उन्हें तोड़ा नहीं है हमने, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो हम बंधे हुए हैं उन नैतिक मूल्यों से।
आज की पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल है। जितनी प्रैक्टिकल वो पीढ़ी होती जा रही है, उतना ही एक एक नया स्वरूप समाज का हमारे सामने आ रहा है। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, प्लस और माइनस हर चीज़ में हो रहा। तकनीक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो बच्चों को जो समझ आज 10-12 साल में हो जाती, वो हमें 25 साल में भी मुश्किल से हुआ करती थी। इतना फ़र्क एक पीढ़ी के बाद ही मैं अपने बच्चे से जब अपनी तुलना करती हूँ कई बार, मेरा एक छोटा-सा बेटा है 11 वर्ष का, और जब मैं तुलना करके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आज जहाँ वो खड़ा है उतनी परिपक्वता अच्छा तो लगता है कई बार, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि तकनीक ने उन्हें अपने बचपन से कहीं दूर तो नहीं कर दिया, कहीं उस मासूमियत को छीन तो नहीं लिया जो हमने जिया। रजवाड़ों से जुड़ी हुई इमारतों में बहुत ज़्यादा रुचि थी, और ख़ास तौर पे बावड़ियों में मेरी रुचि अत्यधिक रही है। और यही कारण है कि मैं जिस भी जगह जाती हूँ, तो वहाँ घूमने के लिए जब हम जाते हैं, पर्यटन के लिए जब जाते हैं, तो मैं पूछती हूँ वहाँ के नेटिव से कि यहाँ कोई किला है, यहाँ कोई बावड़ी है, यहाँ कोई महल है। महल भी मैं तीसरे पायदान पर रखूँगी, लेकिन किले और बावड़ियों में मेरी रुचि अद्भुत है, और मैं समझती हूँ कि इनका संरक्षण किया जाना ज़रूरी है। और ये पर्यटन स्थलों पर अगर हम विद्यार्थियों को नहीं ले जाएँगे, तो हमारा जो इतिहास इनमें निहित है, उससे विद्यार्थी वंचित रह जाएँगे। उनकी रक्षा, सुरक्षा, मैं अभी अपने बच्चे को गोवा के एक यात्रा पर लेकर के गई थी। वहाँ भी हमने 2 फोर्ट्स हैं वहाँ, 2 किले हैं। अजूना किला है एक, जो कभी लाइट हाउस हुआ करता था उस दौर में। गोवा में मीठे पानी की खोज में जब लोग आया करते, जब वॉयेजेस हुआ करते थे, जब नाविक आते थे, तो दूर से उनको सिग्नल्स देने के लिए वो लाइट हाउस खड़ा हुआ है। वो अजूना के रूप में अब एक किलेबंदी कर दी गई है उस लाइट हाउस के चारों तरफ, फोर्टिफिकेशन कर दिया गया है। तो अजूना के तौर पे वो एक किला माना जाता है। और उसके अलावा है चपोरा किला। तो चपोरा किला का इतिहास पुर्तगाल काल से, जब पुर्तगाल थे और जब हमारे नेटिव रूलर्स थे, जो हमारे स्थानीय राजा थे, उनके बीच में जो संघर्ष हुआ उस किले को लेकर के एक पूरी कहानी है। मैंने अपनी पोस्ट भी बनाई है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी मैं कोशिश करती हूँ एक्टिव रहने की। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ समय हाँ व्यतीत करती हूँ और अच्छा लगता है बहुत सारे मित्रों से। कुछ मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लोग तो मुझे सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुए। तो ये तकनीक को हम बहुत ज़्यादा कोस भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे परिवार को बढ़ाने में, हमारे हमारे बौद्धिक संवर्धन में, हमारे सामाजिक संवर्धन में ये सहायक भी सिद्ध हो रहे हैं। तो चूंकि मेरा स्त्री अध्ययन में बहुत रुचि रही है, स्त्री अध्ययन में मेरा काम भी रहा है, मैंने कुछ शोध भी किया है, कुछ किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 13 से 14 किताबें जो साहित्य पर हैं, और जो साहित्य भी मैं रचती हूँ तो वो अधिकतर स्त्री विमर्श को, स्त्री की पीड़ा को, एक स्त्री की अनुभूतियों को, एक स्त्री की परिस्थितियों को, मनस्थिति को समेटे हुए होता है। और जो किताबें मैंने लिखी हैं इतिहास और स्त्री विमर्श को केंद्र में रखते हुए, हाल ही में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने 2 किताबों का लोकार्पण भी किया। तो वो दोनों ही किताबें महिलाओं के पार्श्वीकरण पर आधारित रही हैं, जिसमें महिलाओं के साथ साथ दलित महिला विमर्श भी शामिल है, संवैधानिक विमर्श भी शामिल है। इस प्रकार का अध्ययन चूंकि करती आई हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे अगर कुछ शक्ति हाथ में मुझे मिलती है, या कहीं मैं पहुंचती हूं ऐसी जगह कि महिलाओं के अध्ययन को इस्तेमाल कर सकूं, वो जो गूढ़ अध्ययन मैंने किया है अपनी किताबों में लिखने के लिए, जो शोध मैंने की है, आज के दौर में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है, काफ़ी फ़र्क आया है समाज में। जो स्थिति लड़कियों की पहले हुआ करती थी वो नहीं है अब, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन साथ में जो ज़ख्म बढ़ रहे हैं महिलाओं पर, वो भी अधिक हैं।
हम ये कहते हैं कि पुराने ज़माने की रूढ़ियाँ थी, पीढ़ियाँ परंपराओं को मानती थी, वो रूढ़िवादी होते थे, वो लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन जितनी ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ी हैं, जितनी ज़्यादा लड़कियाँ बाहर निकली हैं, उतनी ही विभत्स घटनाओं की शिकार भी हुई हैं और एजुकेटेड लड़कियाँ भी इस दायरे से बाहर नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि आश्चर्य होता है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये जो अ, विभत्स एक स्थिति समाज की हो गई है। स्त्री शिक्षा बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी समाज को नियंत्रण में हम नहीं कर पा रहे हैं और ये कानून जो दुनिया भर के कानून बन गए हैं, ये उन तक तो पहुंच नहीं पा रहे जो स्त्रियां इनकी जरूरतमंद हैं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। और वो स्त्रियां जिन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है, जो योग्य हैं, लेकिन वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, मैं बिना किसी संकोच के ये कहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट, इनका तो जो धड़ल्ले से दुरुपयोग भी मैं देख रही हूं कि कई स्त्रियों द्वारा हाल ही में मेरे नजर में कुछ ऐसे वाक्य आए कि मैंने देखा कि इनका धड़ल्ले से दुरुपयोग स्त्रियों द्वारा किया गया। स्त्री संवेदीकरण की बजाय लैंगिक, उसमें हम चाहते हैं कि थर्ड जेंडर भी अपनी आकर के बात रखे। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी, एक कोरोना से पूर्व मैंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया था और उसमें हमने टॉपिक रखा जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो जेंडर में पुरुष भी आता है, जेंडर में थर्ड जेंडर भी आता है और जेंडर में स्त्री तो है ही शामिल, और उसके अलावा एलबीक्यूटी समाज को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि वो भी एक समाज का हिस्सा है। और आज चूंकि कानूनन भी उन्हें एक अस्तित्व प्रदान किया गया है, तो उनकी बात भी सुनने का मादा हम पैदा करें। जैसे हम लड़कियों को मर्यादित होना सिखाते हैं, उसी प्रकार हम अगर अपने लड़कों को, जैसे मेरा एक बच्चा है, एक बेटा है, जब उसके क्लास में किसी लड़की ने टॉप किया तो मैंने उदाहरण तो नहीं दिया, लेकिन एक चर्चा की उसके साथ कि देखो बेटा, उसने टॉप किया है, हमें उससे सीखना चाहिए। तो मेरे बच्चे ने ये बात, मैं एक पूर्व साक्षात्कार में भी कह चुकी हूँ और रिपीटिशन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी समझती हूँ यहाँ उल्लेखित करना। तो बच्चे ने तुरंत तपाक से मुझे ये कहा कि क्या अब हमें लड़कियों से कंपेयर किया जाएगा? तो आप ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात थी जो दिमाग में सीधा एक, कहते ना, ठोका सा लगता है। तो एक एक जैसे कौवा चोंच मारता है, ऐसी फीलिंग मेरे मन में पैदा हुई कि लड़की से कंपैरिजन, यानी उसमें अपने लड़के होने का अहम पैदा हो रहा है, जिसको हमें कंट्रोल करना है। कि लड़का और लड़की में अंतर नहीं है। जैसे मर्यादित लड़की को रहना है, उसी तरह मर्यादित लड़के को रहना है। और लड़कियों को भी अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से दूर जाने देने की इजाजत माता पिता को नहीं देनी चाहिए। इतना मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी परवरिश में उनके आचरण और उनके अनुशासन पर काम नहीं करेंगे तो बहुत स्थितियां विकट हो जाएंगी। तब लड़कियों को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा और लड़कों को संभालना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो आचरण और अनुशासन, ये दो ऐसी चीजें हैं, ये दो ऐसे गुण हैं, यदि इनको मजबूती के साथ हम लड़के और लड़की दोनों में रोपित करें तो ये समाज बहुत बैलेंस्ड हो सकता है। यही मैं संदेश आज की युवा पीढ़ी को भी देना चाहूंगी कि दोनों ही एक बैलेंस स्थापित करें, दोनों भावनाओं को समझने का प्रयास करें, सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए ना जुड़ें। अगर फीलिंग्स को हम समझेंगे, अगर एक ऑपोजिट जेंडर्स हैं, दोनों ऑपोजिट हैं और ऑपोजिट में अट्रैक्शन होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता है तो वो ऑपोजिट हैबिट्स में भी ऑपोजिट हो सकता है, फीलिंग्स में ऑपोजिट हो सकता है, परिस्थितियों की अनुभूतियों में ऑपोजिट हो सकता है। तो उस ऑपोजिट को सहजता से स्वीकार करने की कुव्वत या मादा जब तक अपनी एजुकेशन में हम शामिल नहीं करेंगे, हम अपनी परवरिश में अपने बच्चों को शामिल नहीं करवाएंगे, ये वस्तुएं, ये चीजें, ये अनुभूतियां, ये फिनोमिनन, तो वो
निश्चित रूप से एक इम्बैलेंस सोसाइटी में बना रहेगा और इस इम्बैलेंस के साथ हमें जीना होगा। बहुत पीड़ा होती है अभी भी जब किसी प्रकार की कोई घटना मैं देखती हूँ कि लड़की के साथ आज भी धड़ल्ले से कभी कोई किसी कार में कुछ हो रहा है, कभी कोई टुकड़े कर रहे हैं। आज ये जो सीरियल्स आ रहे हैं, अमेरिकन सीरियल्स देख रहे हैं लोग, पता नहीं कौन से सीरियल्स, मैंने नहीं देखे, लेकिन मैं जब खबरों में सुनती हूँ कि कोई अमेरिकन सीरियल है, उसे देखकर कि लड़की को काट के उसके शव के टुकड़े किए, फिर उसको कुकर में उबाला, फिर उसे जानवरों को खाने के लिए दिया। तो ये ऐसी विभत्स स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कहीं ना कहीं परवरिश का दोष है, लड़कों की परवरिश का भी और लड़कियों की परवरिश, दोनों की परवरिश को बहुत बहुत सजग और बहुत ही सतर्क होकर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इन स्थितियों से हमें दो चार होते रहना पड़ेगा। और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, इस पे घंटों बोल सकते हैं। कुछ खास अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कहना चाहूंगी, तो यही कहना चाहूंगी कि अपनी आगे वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का प्रयास जरूर करें। इसलिए नहीं कि मैं इतिहास की व्याख्याता हूं या इतिहास पढ़ाती हूं, तो इसलिए आपसे कह रही हूं, लेकिन हम उस देश के वासी रहे हैं जिसकी ग्लोरी को, जिसकी भव्यता को पूरे विश्व ने अनुभूत किया है और उसे विश्व गुरु की उपाधि दी है। बहुत बहुत बड़ी बात होती है विश्व गुरु की उपाधि होना। और हमारे विश्वविद्यालय जो नालंदा, तक्षशिला, काशी, आज भी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो विश्व को आकर्षित करते हैं। फॉरेन स्कॉलर्स यहाँ आने के लिए कोशिश करते हैं कि वो यहाँ आए, लेकिन जो विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए, उनकी जो महिमा थी उसे अगर मैं यहाँ बताने लग जाऊं तो पता नहीं कितने घंटे बीत जाएंगे। तो अपनी विरासत के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, रूढ़ी नहीं लेकिन परंपराओं के साथ अपनी आने वाली संतति और अपनी वर्तमान संतति को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक परेशानियों का सामना निश्चित रूप से हमें करना होगा। क्योंकि उस पीढ़ी ने उसे नहीं देखा, उसे नहीं पढ़ा, वो किताबें भी नहीं पढ़ती है। आज म्यूजिक भी चलता है, रील्स बनती हैं, तो रीमिक्सेस हो रहे हैं। तो मौलिकता से जो ये पीढ़ी, जो ये बच्चे और युवा पीढ़ी दोनों की बात कर रही हूं मैं, तो मौलिक से जो ये दूरी होती जा रही है, इसको हमें पाटने की कोशिश करनी होगी। जब तक मौलिकता के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा हमारे बच्चों में, हमारी संतति में, तब तक मैं समझती हूं कि उनमें अनुभूतियां भी मौलिक नहीं होंगी। सब कुछ आर्टिफिशियल। आज जितनी भी फोटोज आप क्लिक करते हैं, आप एक अंगूठे की क्लिक से सेलेक्ट ऑल करते हैं और डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ बैठ जाता है उसे डिलीट करना लगभग नामुमकिन होता है। आपको भी बचपन की कुछ ऐसी स्मृतियां याद आती होंगी जो यहाँ किसी कोने में या दिल के किसी कोने में सुरक्षित हैं। तो ऐसा असर छोड़िए, एक टीचर होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक लेखिका होने के नाते और एक वक्ता होने के नाते मेरा यही निवेदन रहेगा कि अपनी संतति को अपनी जड़ों से जोड़ने का, जुड़े रहने का आप सहयोग प्रदान करें, उन्हें शिक्षा प्रदान करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे रुखसत होना चाहूँगी, विदा लेना चाहूँगी। आपने इतनी देर मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार।